एवरीवन एंड वेलकम टू वी बूस्ट एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक शिक्षा। विश्व में सबसे पुरानी शिक्षा सबसे पुरानी संस्कृति भारतीय संस्कृति को माना जाता है। ये लगभग 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। कई इतिहासकारों द्वारा भारत में शिक्षा का प्रारंभ वैदिक काल से माना गया है, लेकिन ये शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी है। इसका प्रारंभ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के समय से हो गया था, इसीलिए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा सभ्य और प्रगतिशील थे। हालांकि इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसलिए हम वैदिक इसका शिक्षा का प्रारंभ वैदिक शिक्षा काल से ही मान लेते हैं। वैसे तो 5000 वर्ष पुरानी इतनी हमारी वैदिक शिक्षा हो गई है और इसके लिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन ये हम हवाओं में बातें नहीं कर रहे हैं। इसके प्रमाण कई अंग्रेजी विद्वानों और कई हिंदी विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में भी लिखकर हमें बता चुके हैं। जैसे कि F.W. थॉमसन की एक किताब द हिस्ट्री एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया में उन्होंने ये लिखा है कि भारतीयों का प्रेम शिक्षा से बहुत ही पुराना है। उनका जुड़ाव शिक्षा से काफ़ी पुराना है और इनकी शिक्षा इतनी प्रभावशाली है कि ये अपने आने वाली पीढ़ियों पर एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रभावशाली प्रभाव छोड़ती है। तो आइए वैदिक शिक्षा के गुणों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैदिक शिक्षा का निर्माण भारत के ऋषि मुनियों और महर्षियों के द्वारा किया गया था। यह एक ऐसी शिक्षा थी जिसमें लोगों को धर्म और अध्यात्म से जोड़ा जाता था और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसका सबसे बड़ा गुण यही धर्म और अध्यात्म था, जिसके कारण वैदिक शिक्षा निरंतर चलती रही और ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लोग इसे अपने धर्म से जोड़कर देखते थे। इसीलिए यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वैदिक शिक्षा में केवल सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए नहीं बताया गया था, बल्कि मृत्यु के बाद जो होने वाले कष्ट थे उनके निवारण के बारे में वैदिक शिक्षा लोगों को जागरूक करती थी, उनको बताती थी। वैदिक शिक्षा में 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करना। और तीसरा, चरित्र निर्माण। आइए हम बात करते हैं उद्देश्यों के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरी अभी तक की जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। वैदिक शिक्षा धर्म प्रदान थी। यहाँ पे ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया करते थे। वैदिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया था, अपरा शिक्षा और परा शिक्षा। अपरा शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता था जहाँ पर छात्र वेदों के बारे में जानकारी हासिल करते थे। ये सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की पढ़ाई किया करते थे और उसके बारे में ज्ञान अर्जित किया करते थे। इसके अलावा अपरा शिक्षा में वो औषधि विज्ञान, धनुर्विद्या, पशुपालन, राजनीतिक शास्त्र, इस तरह की भी जानकारी को अर्जित किया करते थे। अपरा शिक्षा मेनली सांसारिक शिक्षा थी। यहाँ पर छात्र जो थे वो संसार में किस तरह से रहना चाहिए और कौन कौन से कार्य करना चाहिए, ये सभी अपरा शिक्षा के अंदर सीखा करते थे। इसके बाद बात आती है परा शिक्षा की। तो परा विद्या वो विद्या है जहाँ पे व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से तैयार करा जाता था। यहाँ पे उसकी आध्यात्म की जर्नी शुरू होती थी। परा विद्या में व्यक्ति के आंतरिक गुणों को विकसित किया जाता था और यह एक चरम ज्ञान की विद्या थी जहाँ पे व्यक्ति अपने इंटरनल गुणों को जानता था। परा विद्या को अपरा विद्या से ऊपर रखा गया है क्योंकि यह विद्या का एक केंद्र बिंदु था। परा विद्या को विद्या का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसकी जानकारी हमें मंडकोपनिषद में प्राप्त होती है। परा विद्या एक बहुत ही गहन विद्या थी जिसे जानने के बाद व्यक्ति परमात्मा को जान लेता था। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन करने के बारे में। वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत ही ज़रूरी था।
व्यक्ति जिस संसार में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रह के अपनी जीविका चलाता था, अपने आप को मेंटली संतुष्ट करता था, मानसिक रूप से संतुष्ट करता था, शारीरिक रूप से संतुष्ट करता था, उसमें उसे किस तरह से रहना चाहिए उसके बारे में उसे पता होना बहुत ही ज़रूरी था। और जिस संसार में रह के वो अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता था, उसमें उसे योगदान देना भी बहुत ही ज़रूरी था। मीन्स वो जितना कमा रहा है और जिस तरह का उसका सामर्थ्य है उस तरह से उसको दान भी देना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था भी थी। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपराध के लिए वही दंड दिया जाता था जो कि एक सामान्य व्यक्ति को दिया जाता था। मतलब कि भले ही कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए दंड व्यवस्था जो थी वो सामान्य रहती थी। मान लीजिए भले चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या मुनि हो, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसे भी उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा जैसा कि एक गरीब इंसान को दिया जाएगा। इसलिए यहाँ की दंड व्यवस्था, एक सामाजिक जो स्वरूप था, सामाजिक जो व्यवस्था थी, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। तो आइए बात करते हैं तीसरा उद्देश्य चरित्र निर्माण की। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक शिक्षा पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्द, तो इसको देखने के बाद पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चरित्र निर्माण के बारे में बता देती हूँ आपको। चरित्र निर्माण वैदिक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और इसके लिए वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई थी। व्यक्ति के जीवन को अलग अलग खंडों में बांटा गया था। जैसे कि जो खंड विद्या के लिए निर्धारित किया गया था उसमें व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और विद्या समाप्ति के बाद वो गृहस्थाश्रम में एंटर करता था, मीन्स गृहस्थाश्रम में जाता था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप लोगों को हो रहा होगा, बट अब तक की मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।